हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोगों का क्लास 12th इकोनॉमिक्स का एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो हम आप लोगों को करवा रहे हैं, जिसमें हम बोले थे कि अगर आप 4 से 5 वीडियो देख लेते हो एमसीक्यू का, तो आप लोगों का चाहे 18 फरवरी को एग्जाम है यानी कि कल है, या चाहे तो आप लोगों का 20 फरवरी को एग्जाम है, आपके सारे के सारे एग्जाम का एमसीक्यू इसी से कवर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने 2024 से लेकर के 2012 तक के झारखंड बोर्ड में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट को पूछे गए इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया, और वहां से कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में 110% है कि रिपीट होना ही होना है। ठीक है, तो हम आप लोगों को बोले थे कि टोटल 5 वीडियो आएगा, तो ये हम लोगों का वीडियो नंबर 5 होने वाला, वीडियो नंबर 3 होने वाला है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आप लोगों को इस वीडियो में करवा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से करते जाना, जरूरत पड़ेगा तो स्क्रीनशॉट भी मेरे साथ साथ आप लोग लेते हुए चलना। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन का आंसर आपसे बनेगा वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे साथ साथ ही बनाते हुए चलोगे। ठीक है, आते हैं पहला क्वेश्चन पे। बोल रहा है मार्शल ने पूर्ति के आधार पर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हम लोगों को, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितने अवधियों में बांटा। तो मार्शल ने समय के आधार पर उत्पादन को जो है वो 3 अवधियों में बांटा। इनटू हाउ मेनी पीरियड हैड मार्शल डिवाइडेड प्रोडक्शन टाइम ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। तो 3 बेसिस पे जो है उन्होंने बांटा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे बाजार मूल्य पाया जाता है। तो बाजार मूल्य जो है वो अति अल्पकाल के लिए पाया जाता है। मार्केट प्राइस इज फाउंड इन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए पाया जाता है। आगे बोला गया अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, तो अति अल्पकाल में जो पूर्ति होता है वो पूर्णतः बेरोजगार होता है। अति अल्पकाल में जो पूर्ति होगा वो पूर्णतः बेरोजगार होता है। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, क्योंकि सप्लाई करने वाला अति अल्पकाल में उसको चेंज करना पसंद नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्या बोल रहा है, बोल रहा है संतुलन की स्थिति में अगर एक फार्म संतुलन में है तो विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली कुल मात्रा के बराबर होगा। सही बात है। बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होगा। सही बात है। ना ही फार्म और ना ही उपभोक्ता विचलित होगा। सही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन द अमाउंट टू बी सोल्ड इज इक्वल टू द अमाउंट टू बी परचेज, यानी खरीदने वाला बेचने वाला बराबर होगा। मार्केट प्राइस मार्केट का सप्लाई मार्केट के डिमांड के बराबर होगा। सही बात है। परचेजर और बायर दोनों ही खुश रहेगा, किसी चीज में चेंजेस नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर डिमांड ऑफ द कोमोडिटी एंड द सप्लाई ऑफ द कोमोडिटी आर इक्वल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहां से सब का सब कथन जो है वो सत्य है मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहां से सब का सब स्टेटमेंट मेरे लिए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे बोल रहा है उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में कैसी स्थिति उत्पन्न होगी। अगर बोल रहा है कि बाजार में किसी भी वस्तु का कीमत उच्चतम हो गया तो इससे क्या होगा। तो पहला, बाजार अगर कीमत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि बाजार का मांग बाजार का पूर्ति से ज्यादा है। सही बात है। और इस कंडीशन पे मांग ज्यादा होगी और पूर्ति कमी होगी। बिल्कुल सही है। इसलिए तो डिमांड ज्यादा है, इसलिए तो कीमत ज्यादा है। काला बाजारी संभव है, बिल्कुल संभव है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ड्यू टू द प्राइस सीलिंग द व्हाट सिचुएशन अराइजेज इन द मार्केट। तो ये तीनों का तीनों सिचुएशन जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगा। क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्वांटिटी सप्लाई से ज्यादा है। भाई डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, इसलिए तो प्राइस बढ़ा हुआ है। डिमांड विल बी लार्जर एंड डिफिशियंसी इन द गुड्स रिमेन। और यहाँ पे जो है वो ब्लैक मार्केटिंग भी होना पॉसिबल हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में हम लोगों का प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म संतुलन के लिए कौन सी शर्त का पूरा होना जरूरी है। तो सबसे पहला शर्त होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। ये संतुलन का पहला शर्त है। और दूसरा शर्त होता है मेरा कि जो मार्जिनल कॉस्ट यानी एमआर कर्व जो है वो एमसी कर्व जो है वो एमआर कर्व को नीचे से काटे। ये संतुलन का दूसरा शर्त है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम लोगों को, ये बोल रहा है फॉर एवरी मार्केट विच कंडीशन हैज टू बी फुलफिल्ड फॉर फार्म्स इक्विलिब्रियम। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। और हम लोगों का जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। क्या होगा जिससे पूर्ति कम हो जाएगा। पहला, अगर उत्पादन लागत बढ़ेगा तो क्या पूर्ति कम होगा। बिल्कुल सही होगा।
प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि से पूर्ति कम होगा, बिल्कुल होगा। उद्योगों में फार्म के संख्या में कमी होगा तो पूर्ति कम होगा, बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसी को इंग्लिश में, वो बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिक्रीजिंग इन सप्लाई। क्या होगा तो सप्लाई घटेगा। पहला, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, बिल्कुल सही, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगा। इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, बिल्कुल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है। स्टॉक मतलब जो चीज एक जगह पे एक निश्चित समय पे रखा जाता है। तो संपत्ति स्टॉक है, बाकी बचत एक प्रवाह है, निर्यात भी एक प्रवाह है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक, तो वेल्थ एक स्टॉक है, बाकी सेविंग और एक्सपोर्ट जो है ये मेरे लिए फ्लो होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, लाभ का निम्नलिखित में से कौन सा घटक है। तो लाभांश और अवितरित लाभ और निगमित कर, ये सभी जो है मेरा वो लाभ का हिस्सा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट, तो डिविडेंड, अनडिविडेंड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब मेरा प्रॉफिट का हिस्सा आता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 पे बोल रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां है। क्या हुआ, जो वस्तु विनिमय प्रणाली में प्रॉब्लम होता था, दोहरे संयोग का अभाव होता था, बिल्कुल होता था। वस्तु विभाजन में कठिनाई होती थी, बिल्कुल होती थी। सर्वमान्य मूल्य का मापक में अभाव था, बिल्कुल था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम में लेक ऑफ आपका डबल कोइंसिडेंट, डिफिकल्टी इन डिवीजन ऑफ द गुड्स और लेक ऑफ जनरल एक्सपेक्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, ये सब होता था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य में दो कार्य आता है, एक विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो बी और सी दोनों इसका प्राथमिक कार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इंग्लिश में बोला जा रहा है क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी का कौन सा फंक्शन बोल रहा है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो दो फंक्शन होता है प्राइमरी फंक्शन में, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहा है मुद्रा के कार्य में सम्मिलित है। एक मुद्रा जो है वो क्या-क्या कार्य कर सकता है। तो एक मुद्रा इनमें से सब कार्य करेगा, यानी मूल्य निर्धारण होगा मुद्रा से ही मूल्य का संचय होगा और विनिमय भी मुद्रा के द्वारा ही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। द फंक्शंस ऑफ मनी इंक्लूड वैल्यू डिटर्मिनेशन, मनी से होगा, स्टोर ऑफ वैल्यू मनी से होगा, मीन्स ऑफ एक्सचेंज मनी से होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। व्यापारिक बैंक का गौण कार्य में क्या-क्या होता है। तो पहला, एजेंट के रूप में कार्य करना, इसका गौण कार्य है। सामान्य उपयोगिता का कार्य भी गौण कार्य है और सामाजिक कार्य भी गौण कार्य होता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो एजेंसी रिलेटेड फंक्शन, बिल्कुल, बैंक का जो है वो हम लोगों का एजेंसी रिलेटेड फंक्शन जो है वो हम लोगों का आपका ये सेकेंडरी फंक्शन होता है। जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी और सोशल फंक्शन भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे, व्यापारिक बैंक है क्या है भाई। क्या व्यापारिक बैंक नोट निर्गमन करता है, यानी कि पैसा छापता है। सही बात है। ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, नहीं, गलत बात है। ग्राहकों को ऋण, ओ सॉरी 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 सॉरी, व्यावसायिक बैंक बोल रहा है ना, तो व्यावसायिक बैंक नोट नहीं छापेगा। व्यवसायिक बैंक ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, हाँ करता है। ग्राहकों को ऋण देता है, हाँ देता है। तो बी और सी दोनों करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कमर्शियल बैंक्स क्या करता है, करेंसी नोट्स इशू करता है, नहीं भाई, ये तो सेंट्रल बैंक आरबीआई का काम है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, हाँ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। प्रोवाइड लोन टू कस्टमर, हाँ लोन भी देने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे, बोल रहा है वाणिज्यिक बैंक साख का सृजन करती है। वाणिज्यिक बैंक क्या ऐसा करेगा जिससे साख का सृजन होगा, यानी वाणिज्यिक बैंक जो है कैसे पैसा देने का काम कहाँ से कर सकता है बैंक। पहला, ऋण अग्रिम करके, हाँ यहाँ से पैसा देता है, किसी को लोन दे दिया तो पैसा हो गया। प्रतिभूतियों को खरीदा तो बाजार में पैसा दे दिया। तो ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बोल रहा है इंग्लिश में कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट बाय एडवांसिंग लोन, हाँ लोन दे दिया तो मार्केट में पैसा चला गया। परचेजिंग सिक्योरिटी, मार्केट से सिक्योरिटी खरीद लिया तो भी पैसा चला गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला बोल रहा है केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, सही बात है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार मालिक होता है, सही बात है। केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का नियमन करता है, बिल्कुल करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, इज इट राइट। द गवर्नमेंट हैज द ओनरशिप ऑफ द सेंट्रल बैंक, सही बात है। सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, सही बात है। तो ऑप्शन डी हम लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा।
18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोल रहा है केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कैसे करता है? तो कैसे करेगा? बैंक दर के जरिए बिल्कुल करेगा, खुले बाजार की क्रियाओं से भी करेगा, सीआरआर से भी करेगा, इन सब से करेगा। सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है, इन सब में से बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट से सामान सिक्योरिटीज खरीदेगा और सीआरआर को भी कंट्रोल करके वो करेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मौद्रिक नीति के प्रमुख अंग है, तो इन सभी से मौद्रिक नीति होता है मेरा द मेजर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ से सब जो है मेरा वो मॉनेटरी पॉलिसी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और हाँ, ये जो भी क्वेश्चंस है अगर इन सब का आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे पहले ही हम पीडीएफ दे देते हैं। हर चीज वहां फ्री है। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट वहां पे जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, चैनल का फायदा ले रहे हैं। जो भी पीडीएफ, जो भी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, हर चीज वहां टेलीग्राम पे फ्री है। तो आप भी जाके राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको भी हर चीज मिल सके जो बाकी स्टूडेंट्स को मिल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहां स्थापित होता है? जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होता है। इन केनीसियंस व्यू पॉइंट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी विल बी एस्टैब्लिशेस वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। किन्स के सिद्धांत के साथ किन्स का सिद्धांत किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो किन्स का सिद्धांत इन तीनों ही से जुड़ा हुआ है। किन्स थ्योरी ऑफ एसोसिएटेड विथ इन तीनों से जुड़ा हुआ है। प्रभावपूर्ण मांग से, उपभोग प्रवृत्ति से और बचत से। इफेक्टिव प्रोपेंसिटी टू डिमांड, इफेक्टिव प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इफेक्टिव प्रोपेंसिटी टू डिमांड। ठीक है, सेविंग यानी एमपीसी से भी जुड़ा हुआ है और एमपीसीएस से भी जुड़ा हुआ है, सबसे ये जुड़ा हुआ है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में किन्स का गुणांक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध बताता है? तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, जहां वाई का मतलब होता है आय यानी कि आय में परिवर्तन और डेल्टा आई का मतलब होता है निवेश में परिवर्तन। ठीक है, आय और निवेश के बीच ये संबंध को बताता है। किन्स का मल्टीप्लायर एस्टैब्लिश करता है हमारा चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बीच, इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच ये रिलेशन को मेरा बताता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बोला गया है गुणांक को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो अभी तो पढ़े, गुणांक का सूत्र होता है हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है राइट फॉर्मूला। 25 में आते हैं। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? अच्छा, कोई भी जो हम लोगों का केंद्रीय बैंक होता है यानी कि आरबीआई जो होता है वो मनी कंट्रोल करता है यानी कि क्रेडिट कंट्रोल करता है, साख का नियंत्रण करता है और उसके लिए वो दो विधि अपनाता है। एक होता है मात्रात्मक विधि यानी कि एक होता है मात्रात्मक विधि यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा होता है गुणात्मक विधि यानी कि क्वालिटेटिव मेथड। तो ये जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है यानी कि मात्रात्मक विधि होता है, वहां वो क्या करता है? सीआरआर को कंट्रोल करेगा, एसएलआर को कंट्रोल करेगा, बैंक रेट को कंट्रोल करेगा, ओपन मार्केट में सिक्योरिटी को खरीदेगा और बेचेगा। और अगर इसको छोड़ के जब बात गुणात्मक का आएगा तो वो उसका पैसा को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि वो इनमें से कोई काम को वो कर सकता है मेरा। ठीक है, ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन करेगा, साख का राशनिंग करेगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही करेगा, ये सब करेगा। ठीक है, तो ये जो मेरा क्वालिटेटिव मेथड है उसमें ये सब काम जो है ये कमर्शियल बैंक करता है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव की जगह अगर क्वेश्चन में क्वांटिटेटिव बोलता यानी कि अगर मात्रात्मक बोलता तो याद रखना कि मात्रात्मक में वो क्या करेगा? बैंक रेट को वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कंट्रोल करेगा वो, साथ ही साथ वो मेरा जो है क्रेडिट रिजर्व रेशियो को कंट्रोल करेगा और ओपन मार्केट में जो है वो सिक्योरिटी को खरीदेगा और बेचेगा। इससे वो जो है वो क्रेडिट कंट्रोल को करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं? न्यून मांग यानी कि मांग बहुत ज्यादा कम हो गया, अब आपको मांग को बढ़ाना है। क्या ऐसे करोगे तो मांग बढ़ेगा यानी कि पैसा लोगों के पास ज्यादा आए, तो बैंक दर में कमी करेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा। मतलब ये सब काम करेंगे, ये सब काम हम लोग करेंगे जिससे मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा। लोगों के पास क्या ज्यादा आएगा? पैसा ज्यादा आएगा और उसका जो मांग है यानी कि उन लोगों का जो डिमांड है मेरा, वो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ डिमांड कम है, उसको बढ़ाना है, तो इन सभी काम को हम करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। बोल रहा है अविस्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए कौन से राजकोषीय उपाय किए जाते हैं? तो इनमें से सब हम लोग करते हैं। विच फिक्सल्स मेजर टू एडॉप्टेड फॉर करेक्टिंग इन्फ्लुएंसरी गैप? तो इन्फ्लुएंसरी गैप को कम करने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ से सारा काम हम लोग करते हैं। आगे आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है भारत का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो दो तरीके का ईयर होता है, एक कैलेंडर ईयर जो 1 कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक चलता है और दूसरा होता है वित्तीय ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर यानी कि टैक्स ईयर।
ठीक है? और ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है मेरा। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो बजट में बजट प्राप्ति और बजट व्यय दोनों आता है यानी ऑप्शन नंबर सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ बजट? तो बजट 2 ही चीज़ से मिलके बनता है। एक मेरा बजट रिसिप्ट्स होता है और एक बजट एक्सपेंडिचर दोनों होता है यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन से हैं? अब देखो बजट प्राप्तियां बोल रहा है तो प्राप्तियां 2 तरीके का होता है, एक राजस्व प्राप्ति और एक पूंजीगत प्राप्ति। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट्स? तो भाई बजट रिसिप्ट्स 2 तरीके का होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है किसका? तो समष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार, समग्र कीमत स्तर, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद इन सब का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीगेट प्राइस लेवल हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन सब के बारे में पढ़ा जाता है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो अभी तो हम लोग पढ़े भाई सबका अध्ययन किया जाता है, ठीक है? ये सभी जो है मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ये सब चीज़ मेरा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है आय चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो चक्रीय प्रवाह 2 तरीके का होता है, एक वास्तविक प्रवाह और एक मौद्रिक प्रवाह, यानी ये दोनों होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो? तो सर्कुलर फ्लो 2 तरीके का होता है, एक रियल फ्लो और एक मॉनेटरी फ्लो। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल है? तो स्टॉक का मतलब है एक समय में जो चीज़ कहीं पे रखा हुआ है, वो स्टॉक होता है। तो मुद्रा का परिणाम भी स्टॉक है, धन भी स्टॉक है और गोदाम में रखा गेहूँ, ये तीनों है तो इनमें से सभी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्लूडेड इन स्टॉक? तो क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ हो गया, क्वांटिटी ऑफ वेट विथ व्हीट स्टोर्ड इन वेयर हाउस सब होगा तो ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 पे बोल रहा है वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो वास्तविक प्रवाह ऐसा प्रवाह होता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है यानी ए और बी दोनों सही है तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो? तो रियल फ्लो में हम लोगों का दोनों फ्लो होता है, एक गुड्स वाला फ्लो और एक सर्विस फ्लो, ये दोनों को ही रियल फ्लो हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से क्या सत्य है? ये कई बार मॉडल पेपर में पीवाई क्यूज में पूछा जा चुका है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट यानी कि राइट आंसर सी एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अस्थाई पूंजी के उपयोग को क्या कहते हैं? अगर क्या होगा अगर अस्थाई संपत्ति का पूंजी उपयोग कर रहे हैं तो इससे अस्थाई संपत्ति तो घट जाएगा तो ये हम लोगों का मूल्यह्रास कहलाएगा। व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कोल्ड? उसको हम लोग बोलते हैं आपका डेप्रिसिएशन। और अगर फिक्स्ड कैपिटल बढ़ गया तो उसको पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग बोलेंगे अगर बढ़ गया तो। 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित कर सकता है? तो वस्तु एवं सेवा कर, निगमित कर, आर्थिक सहायता ये सब प्रभावित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट नेशनल इनकम? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स और सब्सिडी ये सभी जो है उसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? अब देखो द्वितीय क्षेत्र में हम लोगों को बोल रहा है तो विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आएगा, बाकी बीमा, व्यापार और बैंकिंग ये मेरा जो है वो मेरा तृतीय क्षेत्र में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इंक्लूड इन सेकेंडरी सेक्टर? तो मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों का सेकेंडरी सेक्टर में आता है। आगे बोल रहा है यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो भूमि, वन, खनन ये सभी जो है मेरा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर? तो प्राइमरी सेक्टर में ये सब आता है, लैंड, फॉरेस्ट और माइनिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 41। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण सब होता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बोल रहा है इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल वेरिएबल्स, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, पूरा इंडिविजुअल 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 ये मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। 42 नंबर पे बोल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है हमारा वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण ये सब काम करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में, इकोनॉमिक वेलफेयर सबके बारे में स्टडी किया जाता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक सर एडम स्मिथ थे। ठीक है, और हम आगे पूछे थे कि एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। आपको बताना है कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक जो है वो कौन सा साल उन्होंने लिखा था। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमी? फादर ऑफ इकोनॉमिक सर एडम स्मिथ को बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलो देखते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, सही बात है। धन सीमित होता है, सही बात है। दुर्लभता ही समस्या के चयन को जन्म देती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, सही बात है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सही बात है। सेक्रेसिटी प्रॉब्लम्स गिव्स बर्थ, सही बात है। और सेक्रेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम ही रॉबिन्सन ने बताया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो आर्थिक समस्या मुख्यतः चुनाव की समस्या है। बोला गया, टू विच फैक्टर इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली रिलेटेड टू? इट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है 46 नंबर, कुछ दिख नहीं रहा है जी। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सम्मिलित होते हैं? उसको मिश्रित अर्थशास्त्र बोला जाता है। विच इकोनॉमी हैज कोएग्जिस्टेंट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर? तो उसको मिक्स सेक्टर बोला जाता है। और भारत का अर्थशास्त्र भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उपयोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो उपयोगिता का यहाँ से सारा विशेषता है। एक मानववैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता प्रतिपूरक होता है और सापेक्षित धारणा है। ठीक है, सब होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना, सही बात है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, सही बात है। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, सही बात है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर पे, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब देख भाई, उपभोक्ता तो एक आदमी है, तो एक आदमी के बारे में हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। कंज्यूमर्स बिहेवियर का स्टडी करते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे बोल रहा है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार का प्रतिपादक कौन था? हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी? तो ये गोसेन ने बताया था, याद रखना। गोसेन ने 2 नियम बताया था और ये गोसेन का जो है ये दूसरा नियम है। गोसेन का पहला नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये गोसेन का पहला नियम है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट कराने की क्षमता उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। बाप रे, क्वेश्चन नंबर 50 तक पढ़ लिए, बोल बोल के हम तो थके गए। लेकिन नहीं, रुकना नहीं है। आप लोगों का एग्जाम है, कैसे भी करके आप लोगों को 90% तक का तो तैयारी करा देना है। ठीक है, चलो रुकेंगे नहीं, ठीक है, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। एग्जाम में कल फोड़ के आएंगे हम लोग। बोला गया है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर में क्या करता है? अगर बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुद्रास्फीति को कम करना है। तो याद रखना, मुद्रास्फीति को हम लोगों को कम करना है। तो कम करने के लिए बैंक दर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। भाई बैंक दर को बढ़ाएंगे तब ना बैंकों के पास कम पैसा रहेगा, तो दर को बढ़ाई जाती है। फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बैंक रेट्स इंक्रीज, बैंक रेट्स को बढ़ाना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, हमको आप लोग बताओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? चलो गूगल में सर्च करो और हमको बताओ जल्दी से, आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? हम बता दे रहे हैं, आरबीआई को जो है वो 1935 में बनाया गया था। अब ये हेड ऑफिस कहाँ है, नीचे हमको कमेंट करके बताओ आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में, भारत में 14 बड़े अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1969 को। द 14 बिग शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड इन 1969। और याद रखना, 1980 को जो है वो 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से हुआ था। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। आगे बात करते हैं, नरसिम्हा समिति का प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसका सुधार से बना था? तो नरसिम्हा समिति को बैंकिंग सुधार के लिए बनाया गया था। नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट्स इज रिलेटेड टू द रिफॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए उसको बनाया गया था। बोल रहा है 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? अभी तो पढ़े, 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 56 नंबर, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? किसने कहा था भाई कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड? तो ये जेबी से ने कहा था। अब हम आपको एक चीज और पूछ रहे हैं, आप हमको बताओ कि जेबी से ने कौन सा बुक में इसको लिख के बताया था? जेबी से ने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम क्या है? आगे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है। तो प्रभावपूर्ण मांग समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों पर निर्भर करती है। इफेक्टिव डिमांड डिपेंड ऑन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल आ गया फिर से। अगर एमपीसी का वैल्यू 0.2 है तो एमपीएस बताओ। तो फॉर्मूला होता है हम लोगों का एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो यहाँ एमपीसी का वैल्यू दिया है 0.2 प्लस यहाँ हम लोगों का एमपीएस है इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है अगर हम एमपीएस को यहीं छोड़ेंगे तो ये 1 है, 1 यहाँ माइनस हो जाएगा 0.2, यानी ये घट के हो जाएगा 0.8। तो 0.8 ऑप्शन नंबर 1 पे हम लोगों का है। क्लियर बात है? चलो आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे हम लोगों को एक फॉर्मूला पूछ रहा है कि एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम आप लोगों को ये फॉर्मूला हम कई बार आप लोगों को बताए हैं, ठीक है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होगा सी बाय वाई। क्या होगा? सी बाय वाई, जहाँ पे सी का मतलब होता है हम लोगों का कंजम्पशन और वाई का मतलब होता है इनकम, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। किन्स विचारधारा के अंतर्गत आय का संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इन किन्स व्यू पॉइंट? तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई दोनों होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। बोल रहा है मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? तो जब कभी भी किसी भी वस्तु का मांग होगा तो उपभोक्ता की इच्छा होनी चाहिए, एक निश्चित मूल्य भी चुका सके वो, और मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड? तो डिमांड के लिए सब होना चाहिए। डिजायर टू कंज्यूम, गिव प्राइस, विलिंगनेस, ये सब होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 62 पे। किस प्रकार की वस्तुओं में मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? तो अनिवार्य वस्तु, अनिवार्य वस्तुएं का अगर कीमत कम भी हो जाएगा तो हम लोग उसको ज्यादा नहीं खरीदेंगे। जैसे चावल, चावल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया। चावल, आटा अगर इसका दाम कम भी हो जाएगा तो हम इसको ज्यादा थोड़ी खरीदेंगे। इन विच टाइप ऑफ गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड? ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का नेसेसरी गुड्स में ऐसा। आगे हम लोगों को बोल रहा है सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत और उससे मांगे जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है, यानी कि उल्टा संबंध को बताता है। द नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। रुक जाओ, थोड़ा सा ब्लैंक हो गया। 64 पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 64 पे, स्थानापन्न वस्तुओं का एक उदाहरण है। अब ध्यान से समझना, स्थानापन्न वस्तु ऐसे वस्तुएं होती है जिनको एक दूसरे के बदले यूज में लाया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों का हो गया चाय और कॉफी। और अगर ऐसा वस्तु जो एक दूसरे के साथ यूज में लाया जाता है तो उसको पूरक वस्तु बोलते हैं। जैसे चाय और चीनी हो गया, कलम और स्याही हो गया, और जूता और जुलाब। ये मेरे लिए कौन सा वस्तु है? ये मेरे लिए आपका पूरक वस्तु होगा। क्लियर है? आगे यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द एग्जाम्पल ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स आर। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल होगा यहाँ से हम लोगों का आपका टी और कॉफी, और बाकी हम लोगों का टी और शुगर हो गया, टी और शॉक्स हो गया, और पेन और इंक हो गया। ये मेरे लिए जो है वो कंप्लीमेंट्री गुड्स होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। बोल रहा है गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच क्या होती है? ऊपर भी पढ़े थे, तो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गिफिन गुड्स इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि गिफिन गुड्स में उल्टा होता है, जब कीमत बढ़ता है तो मांग बढ़ जाता है, यानी कि जब प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक इनमें से सभी हैं। वस्तु की प्रकृति भी प्रभावित करेगा, कीमत भी प्रभावित करेगा, और उपभोक्ता का आय भी प्रभावित करेगा। इंग्लिश में बोल रहा है द फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, नेचर ऑफ गुड्स भी करेगा, प्राइस लेवल भी करेगा, और इनकम लेवल भी करेगा, सब करेगा। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है, हम इसको डायरेक्ट समझा दे रहे हैं। अगर कभी भी किसी भी वस्तु का मूल्य यानी प्राइस अगर 40% बढ़ा है और उसका मांग यानी कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड 60% बढ़ गया, तो मांग की लोच, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि क्वांटिटी में कितना बढ़ा 60% और प्राइस कितना बढ़ा 40%। डिवाइड करेंगे तो ये 1010 उड़ गया, यानी कि इसका आंसर होगा 4 इकन 4 हो गया, और कट के 2 आएगा ना, फिर 4 पच्चे 20, 1.5। अब देखो इस माइनस से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा किया जाता है? अब देखो अल्पकाल में बोल रहा है, तो अल्पकाल में उत्पादन के सब अल्पकालीन उत्पादन फलन को जो है वो परिवर्तनशील अनुपात का नियम बोला जाता है। अगर दीर्घकाल बोलता तो दीर्घकाल होता है पैमाने का प्रतिफल का नियम। किसमें होता है? पैमाने का प्रतिफल का नियम। ये होता है हम लोगों का दीर्घकाल में, याद रखना। बोला गया है वही चीज हम अभी आप लोगों को यहाँ पे समझा रहे हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम कहाँ होता है हम लोगों का? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन रिटर्न टू स्केल बोलता तो याद रखना, रिटर्न टू स्केल हम लोगों का होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, इसको याद रखोगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नंबर पे। बोल रहा है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विभागशील उत्पादक उत्पादन किस स्तर पे करना पसंद करता है? तो दूसरे स्तर पे पसंद करता है, ताकि उसको अगर प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो। इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ए रेशनल प्रोड्यूसर लाइक टू ऑपरेट इन ए कंडीशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम? तो वो सेकेंड स्टेज पे प्रोडक्शन करना पसंद करता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का 70 पे, अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? अल्पकाल में
अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि दोनों। और अगर वहीं दीर्घकाल में बोलता, तो दीर्घकाल में उत्पादन के सब साधन परिवर्तनशील होते हैं, ये भी याद रखना। दीर्घकाल में उत्पादन के सब साधन परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है? यहाँ बोल रहा है व्हिच फैक्टर्स अमंग द फॉलोइंग ऑफ द शॉर्ट रन प्रोडक्शन, तो इसमें फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों होता है। लेकिन अगर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बोलता, तो आप ये बोलना लॉन्ग टर्म में होता है ये। इसमें लॉन्ग टर्म में, ठीक है? सिर्फ वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं, इनमें से हमको बोल रहा है फार्म के लाभ कब मिलता है? तो एक फार्म को जो है वो लाभ कब मिलता है? रुको 1 सेकंड, हाँ। एक फार्म को लाभ कब मिलता है? हाँ, तो एक फार्म को लाभ तब मिलता है जब उसका एवरेज रेवेन्यू उसका एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो। फार्म को प्रॉफिट तब मिलता है जब एवरेज रेवेन्यू से एवरेज कॉस्ट उसका ज़्यादा हो। आगे 75 पे बोल रहा है पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? किसी समय अवधि से? हाँ, जब पूर्ति होता है तो समय होना चाहिए, वस्तु का कीमत भी होना चाहिए, यानी ए और बी दोनों। सप्लाई इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो टाइम भी होना चाहिए, प्राइस भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। पूर्ति के नियम में निम्नलिखित में से कौन-सा फलन व्यक्त करता है? तो फलन मतलब होता है फंक्शन, तो पूर्ति का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू F इंटू P, जहाँ S का मतलब होता है सप्लाई, F का मतलब होता है फंक्शन और P का मतलब होता है प्राइस। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का इसका राइट आंसर होगा। ये फॉर्मूला पूछ रहा है लॉ ऑफ सप्लाई का। यहाँ हम लोगों को बोल रहा है पूर्ति की लोच की माप यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का राइट फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर ए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोला। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है अक्षों के मूल बिंदु से निकलने वाली पूर्ति के लेखा की लोच क्या होती है? तो ये इकाई के बराबर होता है। बेसिकली ये बोल रहा है ये। यहाँ से निकला है यहाँ से। तो इलास्टिसिटी जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है? द इलास्टिसिटी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू वन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड इक्वल टू यूटिलिटी। यूटिलिटी के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखो सिंपल बोल रहा है कीमत जो है वो 5% बढ़ गया और पूर्ति जो है वो 6% बढ़ गया, तो पूर्ति की लॉज बताओ। तो सिंपल बात है, कितना प्रतिशत पूर्ति बढ़ा? 6%। कीमत कितना प्रतिशत बढ़ा? 5%। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1.2 आएगा। तो ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक, आगे नेक्स्ट बोल रहा है कि बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता है, मतलब खरीदने वाला ही एक है, तो उसको मोनोप्सोनी बोलते हैं। बेचने वाला नहीं, खरीदने वाला ही एक है, तो मोनोप्सोनी। मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर, सिर्फ एक बायर होता है, तो वो मोनोप्सोनी हम लोगों का कहलाता है। आगे बोल रहा है हम लोगों को क्वेश्चन में किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो अब ध्यान से देखना, यहाँ देखो लिखा गया है एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार। तो अगर एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार लिखा है तो एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार आंसर होगा। अगर एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार नहीं रहता तब हम लोग उसको एकाधिकारी को टिक लगाते। इन विच मार्केट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ये चीज पाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है एकाधिकारी प्रतियोगिता की धारणा को किसने दिया था? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता का धारणा को चेम्बरलिन ने दिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक गिवन बाय चेम्बरलिन, किसने दिया था? चेम्बरलिन ने दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है? तो याद रखना, एक जो हम लोगों का एकाधिकारी फार्म होता है, उस एकाधिकारी फार्म का जो मांग का जो लोच होता है वो मांग का जो लोच होता है वो लोचदार होता है। लोचदार होता है। व्हाट इज द टाइप ऑफ डिमांड कर्व्स ऑफ मोनोपोली? मोनोपोली का होता है इलास्टिक। ठीक है, पूरा तरह से खत्म भी नहीं होगा। निवेश गुणांक क्या होगा यदि एमपीसी इतना है? तो के निकालने बोल रहा है, तो के इज इक्वल टू, अगर एमपीसी होता है तो फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 1/1 माइनस एमपीसी है 0.2, तो 1/0.8 होगा। यानी कि जब हम लोग 1/0.8 लिखेंगे तो पॉइंट हट के ऊपर इंटू, अरे यार यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये 1.25 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 82 नंबर पे। 82 पे बोल रहा है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है? तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वही बोल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, तो ये डिटरमाइंड होता है डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ द मार्केट। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। 83 नंबर, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखना, विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण है वो मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है। किसके द्वारा? मांग और पूर्ति। हु डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो ये डिमांड और सप्लाई के द्वारा जो है ये तय होता है। आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रेटन वुड्स के समय अधिकांश देशों में क्या था? तो अधिकांश देशों में स्थिर विनिमय दर था। ड्यूरिंग ब्रेटन वुड्स सिस्टम मोस्ट ऑफ द कंट्री हैड फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट मोस्ट ऑफ द कंट्री में था। 85 नंबर, भुगतान संतुलन के अदृश्य मदों
के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए दिखेगा नहीं, तो इनमें से सभी को सम्मिलित किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इनविजिबल ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनमें से सबको शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो एक पूंजी खाते में इनमें से सबको दिखाएंगे। सरकारी सौदे हो गया, निजी सौदा और विदेशी विनियोग सबको दिखाएंगे। वही बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट? तो कैपिटल अकाउंट में सब जाएगा। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, प्राइवेट ट्रांजैक्शन और फॉरेक्स ट्रांजैक्शन सब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते में नहीं आता? मतलब यहाँ से किसको जो है वो हम लोग पूंजी खाते में नहीं दिखाएंगे। तो एक पक्षीय अंतरान को नहीं दिखाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स इन कैपिटल अकाउंट? तो यूनिलेटरल ट्रांसफर को हम लोग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है अविस्फीति अंतराल का माप का सूत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अविस्फीति अंतराल की माप का सूत्र है संभावित जीडीपी माइनस वास्तविक जीडीपी। संभावित जीडीपी माइनस वास्तविक जीडीपी। द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशियरी गैप इज इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी माइनस एक्चुअल जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 89 नंबर। बोला गया अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? क्या ऐसा होगा जिससे जो है अतिरिक्त मांग उत्पन्न होगा? तो इन सबसे ही जो है वो अतिरिक्त मांग उत्पन्न होता है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो गया, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो गया, करों में कमी हो गया, तो सबसे। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन ऑफ अपीयरिंग सरप्लस डिमांड? तो यहाँ से सब होगा जिसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनसे लोगों के पास पैसा ज्यादा रहेगा। 19 नंबर में बोल रहा है पूर्ण रोजगार के आगे की सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार में सामूहिक मांग के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक सेकेंड, सामूहिक मांग के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? से सामूहिक मांग के अंतर को हम लोग अविस्फीति अंतराल कहते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड ओबव टू एग्रीगेट डिमांड एट एबव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो इसको डिफरेंशियरी गैप हम लोग बोलते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। उत्पादन का साधन क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी सब उत्पादन का साधन है। व्हाट इज या आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो ये सब होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल स्थिर लागत एवं कुल लागत के बीच का अंतर क्या होता है? क्या होता है? अगर मान लो कि उत्पादन का साधन बढ़ाते जाएंगे तो उससे कुल लागत और कुल स्थिर लागत का जो अंतर है वो क्या होगा? तो कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर भी जो है वो कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर भी बढ़ता जाएगा। क्या होते जाएगा? बढ़ता जाएगा। कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर भी बढ़ता जाएगा। with the increase in the production the difference between the total and total fixed cost बढ़ते जाएगा। क्योंकि देखो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब बोल रहा है कि मान लो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो उससे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस आएगा? देखो अब मान लो कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे था 4 रुपया और ये था मान लो 40 रुपया और 10 रुपया, तो टोटल कॉस्ट 50 हो गया। और जैसे ही मान लो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 50 हो गया और ये हम लोगों का 10 हो गया, तो देखो ये 60 हो गया। तो देखो ये जैसे-जैसे ये बढ़ रहा है वैसे-वैसे ये भी तो बढ़ रहा है। तो दोनों के बीच क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। दोनों क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा मेरा। ठीक है, याद रखना दोनों क्या होते जाएगा मेरा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, आगे 93 पे आते हैं। 93 पे हम लोगों को बोल रहा है अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन है? अल्पकाल में उत्पादन का कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होता है, दोनों होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? ये तो अभी-अभी पढ़े थे ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा मेरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या होता है? आर्थिक लागत होता है। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ए इकोनॉमिक कॉस्ट। यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है हमको, अगर हम टीएफसी में टीबीसी को जोड़ेंगे तो हम लोग को टीसी मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी हम लोग को कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट हम लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हम लोगों को किस बाजार में सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू शून्य अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकता है? मतलब इस तरह से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ऋणात्मक हो सकता है। तो ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक यानी कि एकाधिकार और एकाधिकारी दोनों बाजार में पाया जाता है। यानी कि जीरो होने का चांसेस मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों ही मार्केट में पाया जाता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो सीधा होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकारी एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों के लिए सत्य होगा? दोनों के लिए क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, दोनों के लिए क्या होगा बोल रहा है? सत्य होगा। 97 दोनों के लिए सत्य होगा। जो प्राइस जो होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? दोनों के लिए तो प्राइस जो है हमेशा वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 औसत आगम किसके समान होता है?
एक औसत आगम जो होता है वो किसके समान होता है? एक औसत आगम किसके समान होता है? तो एक औसत आगम कुल आगम और कुल उत्पादन के भाग से होता है, कीमत से होता है, दोनों, दोनों। ऑप्शन नंबर इसका सी हम लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है? 98 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और प्राइस। हाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बोला गया है कौन-सा फार्म के संतुलन का शर्त क्या है? तो फार्म का संतुलन का शर्त है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। द नेसेसरी कंडीशन ऑफ फार्म इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन में आ गए ना? ठीक है। कुल लाभ क्या होता है? जो कुल लाभ होता है वो हम लोगों का क्या होता है? रुको 1 सेकंड। कुल लाभ जो है वो क्या होता है? कुल लाभ जो होता है वो क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मार्जिनल रेवेन्यू प्लस मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू में कॉस्ट को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। मार्जिनल रेवेन्यू में कॉस्ट को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये तो प्राइस निकलेगा गुड्स का। ठीक है? ना, ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इस सेट को कंप्लीट कर दिए। कितना मिनट लगा? लगभग 40 मिनट में हम लोग 100 एमसीक्यू को कंप्लीट किए। ठीक है? अगर आपको लगता है कि हम कोई क्वेश्चन का आंसर हड़बड़ी में शायद गलत दे दिए हैं, तो बेझिझक आप हमको वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। और ये सेट नंबर 3 है। ऐसे ही हम आप लोगों को 2 और वीडियो अपलोड कर देंगे। उन 2 वीडियोज़ को देख लेना, बस हो गया। इससे ज़्यादा और आप लोगों को एमसीक्यू में कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं रहेगा। आप लोग एग्ज़ाम को लेके हमको पता है परेशान हो रहे होंगे, टेंशन ले रहे होंगे, लेकिन परेशान या टेंशन होने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो पढ़ाए हैं, मेरा लिए पढ़ लो उन सारी चीज़ों को, एक बार मेरे पे विश्वास करके एग्ज़ाम में जाओ। हम जो-जो पढ़ाए हैं डेफ़िनेटली वो सब आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है? वीडियो पसंद आई है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को पहुँचाओ। 70,000 सब्सक्राइबर्स हम लोगों का पहुँचने वाला है। अगर आप सभी शेयर कर देंगे, तो 70,000 भी देखते-देखते पहुँच जाएगा। ठीक है? चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 4 पे।